प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई की 11वीं कड़ी। उन्नीसवीं शताब्दी का अंत होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों ने एक नया रूप ले लिया था। नव जागरण के इस काल से पंडिता रमाबाई भारतीय स्त्रियों को परिचित करवाना चाहती थी। इसी बीच वो मथुरा गई और वहां से लौटते ही भयंकर फ्लू का शिकार हो गई। उन्होंने मथुरा में परित्यक्ताओं और विधवाओं के कल्याण के नाम पर स्त्रियों के शोषण को देखा तो सिहर उठी। उन्होंने वहां की स्त्रियों की दशा के बारे में कई लेख प्रकाशित करवाने शुरू कर दिए। इन लेखों से समाज में खलबली मच गई। 16 जून सन 1896 के अपने एक लेख में तो लोकमान्य तिलक ने भी रमाबाई से अपनी असहमति जता डाली, लेकिन विशाल हृदया रमाबाई ने इस असहमति का भी अपने ही ढंग से स्वागत किया। ननद जी, हाँ, आज बड़ी देर तक लिखती पढ़ती रही। कमरे से बाहर निकलने का इरादा नहीं है क्या? हाँ राधा भाभी, बस कुछ विचार आ गया था तो। कहीं तुम्हें लोकमान्य तिलक के लेख पर गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? नहीं भाभी, तिलक जी अपने विचार, ध्येय और प्रवृत्ति के अनुसार ही तो लिखेंगे ना। उनका अपना अखबार है जिसके पीछे जनमत है। ध्यान रखो भाभी, वो लोगों के नेता हैं तभी तो लोकमान्य कहलाते हैं। किंतु ननद जी, तुम्हारा तो कुछ दोष नहीं था। तुमने मथुरा में जो देखा वही तो लिखा। असल में भाभी, मेरा धर्म परिवर्तन ही मेरा दोष है। सच है भाभी, अपने देश, धर्म और संस्कृति से प्रेम रखने वालों को मेरे लेख पर क्रोध ही आएगा ना। ननद जी, तुम्हारा यही स्वभाव मुझे समझ में नहीं आता। जब जानती थी कि ये सब होगा तो फिर आ बैल मुझे मार क्यों? मैंने जो देखा, अनुभव किया वही तो लिखा ना भाभी। अच्छा, ठीक है। अगर तुम इस बारे में नहीं सोच रही थी तो क्या मनु के बारे में सोच रही थी? जब से वो लंदन से लौटी है तुमने उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया? हाँ भाभी, पिछले दिनों ही मनु कह रही थी कि उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। उसकी आंखों का इलाज करवाओ ननद जी, और अब उसके ब्याह की सोचो। मैंने उससे ब्याह के बारे में पूछा था, पर अभी तो वो बस मेरे साथ काम में ही जुटे रहना चाहती है। वैसे मैंने उसकी नानी जेराडिन को इंग्लैंड में पत्र लिखा है। एक बात तो बताओ ननद जी, वो भला मनु की नानी कैसे हुई? भाभी, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, प्यार और अपनेपन के भी होते हैं। सिस्टर जेराडिन ने हमेशा से ही मुझे अपनी बेटी और मनु को अपनी नातिन माना है। उसकी वो प्यारी नानी माँ तो उसे विलायत ही बुलवा लेंगी। डॉक्टर जो बनाना चाहती है वो उसे। हाँ, पर पहले मनोरमा खुद तो स्वस्थ हो जाए। जो भी हो भाभी, लेकिन अभी मैं उस बारे में नहीं सोच रही थी। तो किस बारे में सोच रही थी? भाभी, मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 5वां अधिवेशन होने जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि स्त्रियां भी उसमें भाग लें। स्त्रियां राजनीति में भाग लें? क्यों भला? स्त्रियां राजनीति में भाग न लें? क्यों भला? तुम तो ननद जी बस लिखती पढ़ती ही रहो। तुमसे बात करके मेरी तो अक्ल जवाब देने लगती है। तुम यही बैठी रहो, मैं खाना भिजवाती हूँ।
अच्छा ठीक है। लेकिन भाभी, जब रमा साहिबा, रानडे और काशीताई आए ना तो मुझे बुलवा लेना। किसी राजनैतिक अधिवेशन में स्त्रियों को भी भाग लेना चाहिए। आप ऐसा क्यों चाहती हैं रमाबाई? ताकि स्त्रियों को अपनी दशा के बारे में बताने के लिए एक और मंच मिल सके। एक ऐसा मंच जहां से उनकी आवाज सारा देश सुन सके। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों से जुड़े कुछ और मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीति और प्रशासन के फैसलों से ही हल हो सकते हैं। और तीसरी बात? तीसरी बात तो सबसे महत्वपूर्ण है काशीताई। हम स्त्रियों को सिर्फ अपनी दशा सुधारने के लिए ही राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि देश में स्वराज्य की जो लहर चल पड़ी है ना, उसमें भागीदारी निभाने के लिए भी हमें अपना राजनीतिक आधार बनाना होगा। लेकिन बड़े बड़े समाज सुधारक भी स्त्रियों का किसी पार्टी अधिवेशन में प्रवेश स्वीकार नहीं करेंगे। सच पूछो तो मेरे पति का भी इस विषय पर विरोध है, और घर के पुरुषों का विरोध करके किसी सार्वजनिक कार्य में भाग लेना मेरे लिए संभव नहीं है। तो काशीताई, इस बारे में आप मेरी सहायता करें। नहीं रमाबाई, मेरे पति तो सरकारी नौकर हैं। मैं इस कार्य में भाग कैसे ले सकती हूँ? जी, ऐसा नकारात्मक रवैया भी रमाबाई का इरादा बदल नहीं सका। काशीताई ने जो कहा था उसके बारे में बात करने के लिए रमाबाई ने लॉर्ड रे से मिलने की हिम्मत कर डाली और उन्हें स्त्रियों के अधिवेशन में भाग लेने की आवश्यकता और महत्व समझाया। लॉर्ड रे ने इस बात को समझा और कहा, पुरुष हमारे मुलाजिम हैं, औरतें नहीं। वो अपनी खुशी से किसी भी अधिवेशन में हिस्सा ले सकती हैं। मुंबई का वो कांग्रेस अधिवेशन सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हो रहा था। उनके अलावा भूमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी और श्री बदरुद्दीन तैयब जी जैसे दिग्गज कांग्रेस में शामिल थे। उन्होंने रमाबाई के विचार सुने और एक मत से उनके पक्ष में फैसला किया। इस तरह रमाबाई के प्रयत्न से पहली बार 9 स्त्रियों का एक प्रतिनिधि दल पार्टी के अधिवेशन में शामिल हुआ। जब रमाबाई का भाषण शुरू हुआ तो श्रोताओं का समूह मंच की ओर आगे खिसकने लगा। अरे आगे काहे खिसक रहे हो भाई? अरे क्या कर रहे पंडिताबाई, दिख जो नहीं रही? हाँ बताओ तो भला, कितना छोटा कद है कि मंच पे खड़ी दिख भी नहीं रही। अरे तुम उन्हें सुनने आए हो या देखने? तुम क्यों उनकी तरफदारी कर रहे हो? हाँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? अरे उनके विचार सुनो, उनकी बातों को समझो। उनका कद चाहे छोटा हो, पर वो अपनी विद्वता के कारण जिस ऊंचे मकाम पर पहुंची है उसे मापने की कोशिश करो। पर यहाँ से तो उनकी आवाज भी साफ सुनाई नहीं दे रही। हाँ हाँ, उन्हें कहो कि घर से पहले ऊंचा बोलने का अभ्यास करके आए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इतनी जोर से बोल सकती हूँ कि आपके कानों के पर्दे तक फट जाएं। लेकिन मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, क्योंकि तब भी आप लोग मेरी आवाज नहीं सुन सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कान के पर्दे ठीक होते हुए भी आपने हम औरतों की आवाज सुनने की कभी कोशिश ही नहीं की। हाँ, बिल्कुल यही बात है। असल में आप सब मेरी आवाज सुन तो रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं रहे, क्योंकि आप लोग स्त्रियों की आवाज सुनने के आदी ही नहीं है। आज सैकड़ों वर्ष हुए, क्या आपने कभी अवसर दिया कि स्त्री अपनी आवाज ऊंची करके आप तक पहुंचा सके? पर कोई स्त्री इस मंच पर आकर बोलना चाहे तो इसका मतलब रमाबाई? देखिए, आज ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इस कारण हिंदुस्तान की वास्तविक स्थिति का उन्हें ज्ञान नहीं हो सकता। भारतीय स्त्रियों की भी यही स्थिति है। जब तक पुरुषों की आपकी पार्लियामेंट में हम में से एक भी स्त्री नहीं होगी, तब तक हम अपनी शोचनीय स्थिति आपके और देश के सामने नहीं रख पाएंगी। भाइयों, आज मैं इस मंच पर खड़ी होकर आपसे एक सवाल पूछती हूँ। बताइए, आपने ये पार्टी क्यों बनाई? ये हमारे आंदोलन का एक हिस्सा है। हम अंग्रेज सरकार से आजादी मांगते हैं। तो क्या ये आजादी आप सिर्फ पुरुषों के लिए ही मांगते हैं? पुरुषों के लिए ही क्यों, हर स्त्री और पुरुष के लिए, इस देश के हर वासी के लिए। तो आप स्त्रियों के लिए भी आजादी चाहते हैं?
आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि पहले आप खुद तो स्त्री को आजादी दीजिए, फिर उसकी आजादी दूसरों से मांगिए। हमने स्त्रियों पर कौन सी परतंत्रता लाद रखी है? क्यों? जब एक बच्ची पढ़ना लिखना चाहती है तो आप उसे विद्यालय नहीं भेजते। वो छोटी उम्र में विवाह का विरोध करती है तो आप जबरदस्ती उसका विवाह किसी भी लड़के से कर देते हैं। जब वो विधवा हो जाती है तो आप उसे दूसरे विवाह की आज्ञा नहीं देते। बताइए, अपनी आयु के किसी भी काल में क्या स्त्री अपना जीवन अपने ढंग से जी सकती है? हाँ जी हाँ, वो तो अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन भी नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मुझे मंच पर खड़ी देखकर आपको अपनी सोच का ये छोटापन तो याद आया। अरे भाई खामोश बैठो, चुपचाप सुन। नहीं मेरे भाई, खामोश तो किसी को भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों की आवाज सुनने की भी आदत होनी चाहिए। याद रखिए, जिस देश की स्त्रियां स्वतंत्र, सबल, सक्षम, शिक्षित और जागरूक होंगी, उस देश की पराधीनता को स्वाधीनता में बदलते और स्वाधीनता को समृद्धि में बदलते अधिक समय नहीं लगेगा। रमाबाई की इस सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता ने स्त्रियों में उत्साह का संचार करना शुरू ही किया था कि पुणे में भयंकर रूप से प्लेग फैला। महामारी के इस घोर काल में भी ब्रिटिश अधिकारियों का स्वार्थी और पक्षपातपूर्ण रवैया कम नहीं हुआ था। स्त्रियों और बच्चों की हालत तो बहुत ही दयनीय थी। रमाबाई इस विपत्ति काल में भी सबसे आगे रही। उन्होंने अपने हाथों से स्त्रियों और बच्चों की सेवा की, लेकिन अंग्रेजों के रवैये ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो उनके ही अंग्रेजी पत्र के जरिए सच्चाई को सामने लाएं। जब उनका लिखा लेख संपादक के पास पहुंचा तो उसने खुद उनसे बातचीत करनी चाहिए। रमाबाई, आप खुद भी तो इस प्लेग अस्पताल में भर्ती हुई थी, पर आप तो भली चंगी हैं। संपादक महोदय, मैं भली चंगी रही हूं तो सिर्फ ईश्वर की कृपा से, न कि यहाँ के इलाज से। ईश्वर ने शायद इसीलिए मुझे सुरक्षित रखा ताकि मैं यहाँ की दूसरी लड़कियों की सेवा कर सकूं। पर यहाँ के तो रंग ढंग ही दूसरे हैं। कोई मिसाल दे सकती हैं आप? एक हो तो बताऊं। मेरे सदन की एक प्लेगग्रस्त लड़की को यहाँ लाया गया। डॉक्टरों के कहने पर उसे दवाखाने में भर्ती करवाया गया। अकालग्रस्त प्रदेश की उस लड़की को उस समय तेज बुखार था। मैं उसके साथ कुछ समय रही, फिर मैं दूसरे मरीजों को देखने निकल गई। समय मिलने पर जब मैं दोबारा उस लड़की के पास पहुंची तो मुझे बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। मैंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो लड़की अच्छी भली है, लेकिन दवाखाने के पहरेदार ने उसे जबरदस्ती अपने पास रख लिया है। क्या कह रही हैं आप? संपादक महोदय, मैं सोचती हूँ कि मेरी एक लड़की के साथ ये सब घटने से पहले मेरी आंखें बंद क्यों नहीं हो गई। इलाज के ऐसे अस्थायी दवाखानों में इसी बहाने न जाने कितनी लड़कियों का जीवन नष्ट हो रहा है। आप ही बताइए, क्या हम हिंदुस्तानी इंसान नहीं हैं? क्या ये सब बातें आपने अपने लेख में लिखी हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिखी है मैंने। कोई भी आकर देख ले, दवाखाने में एक गुसलखाना तक नहीं है। अपने रिश्तेदारों की सेवा करने आए लोगों का बुरा हाल होता है। खुले मैदान में जहाँ मच्छरों, खटमलों और पिस्सुओं की भरमार है, बेहद गर्मी और उमस है। डॉक्टरों का कहना है कि मेरी आंखें आ गई हैं, तो मैंने अपने और अपनी लड़की के लिए एक अलग कमरा मांगा। जानते हैं तब क्या हुआ? क्यों, क्या आपको कमरा नहीं मिला? जी नहीं, मुझे कमरा देने की मेहरबानी तो की गई, लेकिन बाद में पता चला कि उस कमरे में प्लेग के एक रोगी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो कमरा खाली पड़ा था। अब बताइए मैं क्या करूं? आंख के रोग से अंधी हो जाऊं, या खुले में लू लगने के कारण बीमार हो जाऊं, या इस कमरे में रहकर प्लेग के कीटाणुओं को निमंत्रण दूं कि आओ मेरी मौत का कारण बनो।
आओ मुझे मारो, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ। आप चिंता मत कीजिए रमाबाई, हमारे अखबार में आपका ये लेख जरूर छपेगा और इस तरह ब्रिटिश हुक्मरानों तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। धन्यवाद। उस लेख के छपते ही ऊंचे ऊंचे अंग्रेज अधिकारी तक स्तब्ध रह गए। उस लेख की चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हुई। मुंबई के गवर्नर लॉर्ड सैंडहर्स्ट से स्पष्टीकरण मांगा गया, परंतु गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी कि यह सारी जानकारी गलत है, रमाबाई सफेद झूठ बोल रही हैं। इससे रमाबाई का क्रोध और भड़क गया। एक संवाददाता सम्मेलन में उनके कहे शब्द अंग्रेजों को बहुत देर तक याद रहे। लॉर्ड गवर्नर को चाहिए था कि मेरे कथन के सच या झूठ के बारे में मुझसे पूछताछ करते। मैं सबूत और गवाहियों के आधार पर निश्चयपूर्ण दिखला देती कि मेरी बातें झूठ नहीं हैं। मैं ईसाई लोगों के विवेक का आह्वान करती हूँ कि सत्य असत्य को पहचाने। कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका निर्णय एक बार हो ही जाए तो ठीक है। जाने कब इन लोगों की समझ में आएगी। बस ननद जी बस, जो हुआ वही काफी है। सारे संसार के दुखों का ठेका क्या तुम अकेली नहीं ले रखा है? कल प्लेग के इस बखेड़े में तुम्हें कुछ हो गया तो ये सारी लड़कियां, ये सदन और हम सब अनाथ हो जाएंगे। भाभी, मैंने दीन दुखियों और संकटग्रस्त लोगों के आंसू पोंछने का व्रत ले रखा है। और जीते जी तुम पर जो व्यर्थ के दोष लग रहे हैं उनका क्या? लगने दो ना भाभी। जीवन में होने वाली हर घटना का कारण समझ में आ जाए, ऐसी जिद करोगी तो उत्तर मिल पाना असंभव हो जाएगा। ननद जी कैसे समझाऊं तुम्हें? आखिर रमाबाई के प्रयत्न सफल हुए। प्लेग के दवाखानों में हो रहे अन्यायपूर्ण कार्यों की जांच शुरू हो गई। इस सारे घटनाक्रम का एक और फायदा हुआ। भारत की स्त्रियां ये महसूस करने लगी कि अगर तुम्हारे अंदर आवाज बुलंद करने का साहस है तो फिर तुम्हारी आवाज जरूर सुनी जाएगी। प्लेग का कहर अब शांत होने लगा था, लेकिन रमाबाई की व्यस्तताएं और भी बढ़ गई थी। सदन में एकमात्र राधा ही ऐसी थी जो रमाबाई के मन को किसी न किसी ढंग से शांत करती रहती थी। ननद जी देख रही हो, आज कितने दिनों बाद लड़कियां फिर से खुश दिखाई दे रही हैं। हाँ, आपस में खूब बातें भी तो कर रही हैं। आज तो ये बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। मेरे बारे में? हाँ, मैंने सुना। कह रही थी इस ममतामयी माँ ने हमारे लिए क्या नहीं किया। हमें अपने हाथ से कौर कौर खिलाया, रात रात भर जागकर हमारे सिरहाने पायताने बैठकर हमें बीमारी के मुंह से बाहर निकाला। पगली हैं ये सब की सब। सुनो तो, कह रही थी कि हमें जीवन के नरकवास से माँ ने मुक्ति दिलाई, खेलने कूदने हंसने गाने की अनुमति दी, फूलों से वृक्षों लताओं से और पशु पक्षियों से मित्रता करना सिखाया। और बदले में हमने माँ के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, चलो मैं इन्हें बताती हूँ कि ये मेरे लिए क्या कर सकती हैं। चलो। माँ ने ही तो सिखाया। हाँ, माँ ही तो कहती है। चलो माँ से ही बात करें। हाँ ठीक। मेरी बालिकाओं, अरे मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे सवाल करो। जानती हो, ईश्वर ने हमें जो गुण दिए हैं उनमें सबसे बड़ा गुण कौन सा है? बताओ तो, कौन सा गुण है वो? आप ही बता दीजिए ना माँ। हमारा सबसे बड़ा गुण है आत्मोन्नति, यानी
अपनी उन्नति आप करना। उसके लिए अपनी एकाग्रता बढ़ाओ और सुस्ती छोड़ो। देखो, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, चुगली करना, चोरी करना बुरी आदतें हैं। एक दूसरे से द्वेष भी मत करो। माँ, ये सब बातें हमारी किताब में भी तो लिखी हैं। हाँ, तभी तो कहा जाता है कि किताब पढ़ो। मेरी पुत्रियों, विद्या एक अक्षय धन है। इससे भीतर के नेत्र खुल जाते हैं। देखो, ईश्वर ने तुम्हें केवल रसोई बनाने और संतान पैदा करने के लिए ही पैदा नहीं किया। विद्या तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें भी संसार में अनेक काम करने हैं। अगर तुम सब मेरी ये बातें अपने जीवन में उतार सकी तो समझ लेना कि तुम्हारी तरफ से मुझे बहुत कुछ मिल गया। ये तो बहुत लाभकारी है। अपना जीवन भी संवर गया और गुरु माता को दक्षिणा भी मिल गई। भाभी, आज कुछ लड़कियां यहाँ नहीं है। अब गदरे की शारदा दिखाई नहीं दे रही। अगर कर की ममेरी बहन वेणुबाई भी नहीं है। भाभी, आखिर ये लड़कियां गई कहाँ? अब पता नहीं। रमाबाई, हाँ? रमाबाई, रमाबाई, आप जल्दी से इन लड़कियों को लेकर अंदर के किसी कमरे में छिप जाइए। जल्दी से रमाबाई। रमाबाई साहिबा, आप अचानक यहाँ? और ये आप क्या कह रही हैं कि मैं अपनी छिपी हुई लड़कियों को ढूंढूं या खुद ही छिप जाऊं? मतलब आप जिन बाल विधवा बच्चियों की बात कर रही हैं, उन्हें उनके संरक्षक माता पिता लेने आए हैं। क्या? अरे लेने के आए हैं? उन्होंने तो लड़कियों को बाहर बरामदे में बिठला रखा है। वो लोग इतने गुस्से में हैं कि आप पर आक्रमण भी कर सकते हैं। आप ये कैसी बात कर रही हैं बाई साहिबा? यहाँ इन लड़कियों को क्या दुख है? उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है, उन्हें अच्छा खाना पीना मिलता है, प्यार और दुलार मिलता है। फिर वो क्यों ले जाना चाहते हैं लड़कियों को? फिर से उन पर अत्याचार करने के लिए, उन्हें भूखा मारने के लिए? लो, तुम उनके मुंह से खुद ही सुन लो राधा। अरे हम तो आज उसे लेके जाएंगे। हमारी बच्चियों को वापस करो। हम अपनी बच्चियों को लेकर जाएंगे। ये क्या तरीका है? हाँ। अच्छा, तो यही है वो जिसने हमारी लड़की का धर्म बिगाड़ा है? क्यों? किसकी आज्ञा से? अरे सच कहते हो। हे भगवान, ऐसा पाप का बोझा कहाँ उतारेगी ये औरत? स्त्री शिक्षा का दिखावा करके, उनके कल्याण का प्रलोभन दिखाकर तुम उनका धर्म बदलना चाहती हो? अब हम यहाँ अपनी लड़कियों को एक पल भी नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। हाँ हाँ, अभी इसी वक्त ले जाएंगे। यहाँ तो हमारे धर्म को चोट पहुँचाई जा रही है। मेरी बात सुनिए। मैं राधा हूँ, हिंदू नारी राधा, एक विधवा स्त्री। मैं यहाँ अपना देव व्रत, उपवास, पूजा अर्चना और स्नान आदि पूरी तरह से निभाती हूँ। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाती हूँ। मेरे जैसे ही यहाँ प्रत्येक लड़की को भी नेम नियम और अपने धर्म पालन की पूरी स्वतंत्रता है। ये बात एकदम सत्य है। सच कहती हो तुम। हमारा धर्म कहता है कि प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाए बगैर स्त्रियों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी धर्म की रक्षा की सोची और यहाँ सदन में तुलसी के कई गमले भिजवाए, पर इस कपटी औरत ने वो सारे गमले फोड़ डाले। नहीं, नहीं, एक भी गमला फोड़ा नहीं गया, बल्कि उन्हें बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ शाला की सीमा से बाहर रखा गया। क्यों बाहर रखा गया? क्योंकि शाला में धर्म से जुड़ी किसी भी बात अथवा मत को स्वीकार नहीं किया जाता। किसी भी धर्म की बात स्वीकार नहीं की जाती या सिर्फ ईसाई धर्म की बात स्वीकार की जाती है? कह लिया आप लोगों ने जो कहना था। ठीक है, आप अपनी लड़कियों को यहाँ से ले जा सकते हैं। ननद जी, ये आप क्या कह रही हैं? जरा उन लड़कियों की मर्जी भी तो पूछिए। जी, उनकी मर्जी तो इस बाई ने अपने पल्लू में बांध रखी है। तभी तो लड़कियां बकरी की तरह मिमिया रही हैं, मामा कर रही हैं। भाई लगता है उन्हें बांध कर ही लेकर जाना होगा। मैंने आपसे कहा ना, सुनिए मेरी बात। मैंने आपसे कह दिया कि बात को आगे मत बढ़ाइए। ले जाइए अपनी लड़कियों को यहाँ से, अभी लेकर जाइए। राधा भाभी, जाओ अपनी दुल्हारियों को द्वार तक छोड़ाओ, जिनके लिए तुम खाना पकाती थी, जिनके सर में तेल डालती थी, शरीर पर दवा का लेप करती थी। जाओ भाभी, विदा कराओ अपनी उन लाडली बच्चियों को, विदा कराओ। जल्दी लाओ बच्चियों को, ये मगरमच्छी आंसू मत दिखाओ।
फिर से उनके नसीब पर छोड़ दिया। तुम समझ नहीं राधा, ये इस सदन के खिलाफ एक षड्यंत्र है। ऐसा षड्यंत्र रचने वाले ये लोग हैं कौन? राजनीति और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े वो लोग जो रमाबाई की लोकप्रियता और निस्वार्थ सेवा से जलने लगे हैं। बस राधा भाभी, इसीलिए मैंने इस दुष्ट चाल का विरोध नहीं किया। वो चाहते तो थे कि मैं विरोध करूं, ताकि बात और आगे बढ़े, विवाद और पनपे और मेरे दामन पर जी भर के कीचड़ के छींटे उड़ाए जाए। चिंता मत करो राधा, रमाबाई तो एक चिराग की तरह है और एक चिराग को जहाँ भी रखा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही लुटाता है। आप ठीक कहते हैं बाई साहिबा। खुद जलकर दूसरों की जिंदगी में उजाला भरने वाली रोशनी की ये लौ एक बार फिर जली, लेकिन अब उसमें लपलपाहट नहीं थी, बल्कि एक स्थिरता थी, अनुभव की तपिश थी। सिर्फ और सिर्फ खुद ही जलना है, इस बात का निश्चय था। शेष इसी धारावाहिक की अगली कड़ी में। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई की 11वीं कड़ी। धारावाहिक की इस कड़ी में भाग लेने वाले कलाकार हैं बाबला कोचर, नरेंद्र जोशी, दीपा रॉय, पल्लवी भारती, हर्ष बाला, यक्षिता श्रीवास्तव, तनुज कुमार और अविनाश उपाध्याय। रूपांतरकार राजीव मलिक व कुमार विनोद। ध्वनि मुद्रक विपिन। निर्देशिका अंजू गुलाटी। तो धारावाहिक ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई की अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।